गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने शानदार यूट्यूब चैनल पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार सारे के सारे बच्चे बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और स्वागत है आप सभी का कर्मा 2.0 बैच, जो एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले और सिलेक्शन लेने वाले बच्चों के लिए लाया गया है RWA प्लेटफॉर्म पे। तो सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। और मेरे दोस्त, आज से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं और बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट इंडिया जीके में मेरे दोस्त ज्योग्राफी, उसको हम शुरू करने वाले हैं। सारे के सारे बच्चे मजे में होंगे और आप लोग तैयारी में जुट चुके होंगे। एसएससी जीडी के अंदर भर्ती होने का सपना जो है ना, हर बच्चे का रहता है और सबसे ज्यादा उत्साह इस भर्ती के अंदर बच्चों का देखने को मिलता है। मेरे दोस्त, आज से आपका कर्मा 2.0 जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है। पूरी की पूरी जो टीम है वो अंकित सर के मार्गदर्शन में बहुत शानदार मेहनत इस बैच के अंदर आप लोगों के लिए करने वाली है। और आप लोग भी यदि टीम के साथ जबरदस्त मेहनत करेंगे तो आप लोगों का जो सपना है एसएससी जीडी के अंदर सेलेक्ट होने का, मेरे दोस्त, वो बचे हुए समय में, बहुत कम समय में पूरा होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कर्मा 2.0 बैच। इसके रजिस्ट्रेशन मेरे दोस्त 1 तारीख से स्टार्ट हो रखे हैं और 8 तारीख यानी कि आज से अपनी ये क्लासेज जो हैं वो स्टार्ट हैं। सुबह 9 बजे जो क्लास हुई आपकी वो मैथ्स की क्लास हुई, 11 बजे रीजनिंग की क्लास थी। अभी अभी आप लोग हिंदी की क्लास जो हैं वो लेके मेरे दोस्त ज्योग्राफी की क्लास में आए होंगे। साथ के साथ इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश जो है बच्चों, ये आपके पास ऑप्शनल है कि आप हिंदी की क्लास ले सकते हैं या इंग्लिश की क्लास ले सकते हैं। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे और आज से अभी हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। मेरे दोस्त, ज्योग्राफी के बाद 2 बजे आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होगी, 4 बजे पॉलिटी हिस्ट्री में पहले पॉलिटी की क्लास होगी और बच्चों फिर शाम को 5 बजे आपकी साइंस की जो क्लास है वो होने वाली है। ठीक है, ये कर्मा 2.0 बैच है आप लोगों के लिए। मेरे दोस्त, आप लोग कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं GD20 और 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। आफ्टर डिस्काउंट बच्चों आपके लिए बहुत कम फीस रखी गई है, 639 रुपये। और इस बैच के जो फीचर्स हैं वो लाइव क्लासेस रहेंगी, डाउट ग्रुप आप लोगों का तैयार होगा, क्लास नोट्स PDF आपको साथ के साथ मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, बुक्स की PDF आप लोगों की मिलेगी और जो टीम मिलेगी वो बहुत ही जबरदस्त अनुभवी टीम मिलेगी। और इससे पहले वाला जो बैच है कर्मा बैच बच्चों, वो भी आप लोगों को इसी बैच के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, कैसे आप लोगों को ये कोर्स परचेज करना है? मेरे दोस्त, RW एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल कर रखी होगी, वहां पर आप लोग पेड क्लासेस के ऊपर क्लिक करेंगे। पेड क्लासेस के ऊपर क्लिक करते ही ऑल कोर्सेज में सबसे ऊपर आप लोगों को एसएससी जीडी भर्ती 2026 कर्मा 2.0 बैच शो होगा। बच्चों, यहाँ पर व्यू डिटेल्स, व्यू डेमो, बाय नाउ आपको नजर आएगा। बाय नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अप्लाई कूपन आएगा और अप्लाई कूपन पे क्लिक करके आपको मैनुअली मेरे दोस्त लिखना है GD20 और GD20 लिख के आप बच्चों कूपन अप्लाई कर देंगे तो ये जो फीस है आपकी ये कितनी हो जाएगी? 639 हो जाएगी। 799 से बच्चों 20% डिस्काउंट के बाद ये फीस 639 639 हो जाएगी। और उसके बाद ये फीस आप लोग पे करके इस शानदार बैच के अंदर बच्चों डेली जो है वो क्लासेस अटेंड कीजिएगा। सबसे पहले मां सरस्वती का नाम लेके अपनी क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। मेरे दोस्त, ज्योग्राफी बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है, रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें आपकी आंखों के सामने प्रूव होंगी, बोर्ड के ऊपर प्रूव होंगी। और मेरे दोस्त, जिस सब्जेक्ट के अंदर बातें प्रूव हो जाएं, आंखों के सामने वो घटित होता हुआ में नजर आए, तो वो सब्जेक्ट कभी भी रटने का नहीं होता, समझने का होता है। बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसमें हम पूरी पृथ्वी का भ्रमण मजे मजे में करेंगे। आपका जो सिलेबस रहने वाला है मेरे दोस्त, वो इस तरीके से रहने वाला है इस बैच के अंदर कि हम ज्योग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक इंडियन ज्योग्राफी में, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी में। सबसे पहले हम अपने भारत की सारी बातें जानेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन से पढ़ना, सामान्य परिचय से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उनको ये नहीं लगेगा कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। बहुत आराम से, बहुत अच्छे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को ये सब्जेक्ट समझाने वाला हूं। तो भारत जो है बच्चों, ये सामान्य परिचय, इसके अंदर हम स्थिति और विस्तार कवर करेंगे।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। जो अपने भारत की सीमा होगी, जिसको हम स्थलीय सीमा और तटीय सीमा में बांट के चलेंगे, इसको कवर करेंगे। अपने स्थलीय और तटीय सीमा के साथ जो जो मेरे दोस्त पड़ोसी देश जुड़े होंगे, उन पड़ोसी देशों के साथ जो जो डिस्प्यूट अपना चल रहा होगा, विवाद जो चल रहे होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो दूसरा मेन टॉपिक होगा वो होगा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में मेरे दोस्त हम ट्रांस हिमालय को कवर करेंगे। ट्रांस हिमालय के साथ साथ पूरा का पूरा हिमालय विस्तार से पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत हम कवर करेंगे। तटीय मैदान हम कवर करेंगे। थार का मरुस्थल मेरे दोस्त हम कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। इससे पहले एसएससी जीडी के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है बच्चों। इसके अंदर सिंधु नदी तंत्र हम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र पढ़ेंगे। नदियों के किनारे बसे हुए जो हमारे भारत के प्रमुख शहर होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। नदियों के ऊपर बने हुए जो बांध और परियोजनाएं हैं, वो सारी की सारी आप लोगों को इस बैच के अंदर बच्चों कवर करवाई जाएगी। जितने भी वाटरफॉल हैं इंपॉर्टेंट, और जितनी भी इंपॉर्टेंट झीलें हैं भारत की बच्चों, वो सारी की सारी कवर होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे भारत की मिट्टी और जलवायु, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है समझने वाला, इसको कवर करेंगे। भारत की कृषि को पढ़ेंगे। जो ट्रांसपोर्ट है बच्चों, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे रेल ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एयर ट्रांसपोर्ट हो, तो सड़क, रेल और वायु परिवहन को हम कवर करेंगे। उद्योग धंधे और खनिज संसाधन हम पढ़ेंगे। जनसंख्या और जनजातियों को मेरे दोस्त हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने के बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के अपने टॉपिक स्टार्ट होंगे। और ब्रह्मांड टॉपिक, जिसके अंतर्गत मेरे दोस्त सबसे ज्यादा क्वेश्चन सौर मंडल से पूछे जाते हैं, ये पूरा का पूरा हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर हम कवर करेंगे। पृथ्वी का जो वायुमंडल होगा, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, इसे हम कवर करेंगे। पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। चट्टाने और ज्वालामुखी, इसके बाद भूकंप, महाद्वीप और महासागर, बच्चों जो घास के मैदान हैं, ज्वार भाटा, महासागरीय जलधाराएं, ओशियानिक करंट, इनको मेरे दोस्त हम क्या हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो चलेगा मेरे दोस्त, मां सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज से अपना ये बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा सब्जेक्ट, जिसका नाम है ज्योग्राफी। बच्चों पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो ज्योग्राफी वर्ड मैंने लिखा है, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है। ये जो ज्योग्राफी बच्चों आपको लिखा हुआ नजर आएगा तो ये आपको लगेगा कि इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि बच्चों ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, बल्कि इंग्लिश का कोई भी शब्द आप देखते हो तो वो इंग्लिश का नहीं होता, बल्कि इंग्लिश भाषा को जन्म देने वाली दो भाषाएं, या तो ग्रीक या लैटिन का वर्ड होता है। तो मेरे दोस्त दिखाई देने वाला ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। बच्चों इस ग्रीक भाषा को हम बोलते हैं यूनानी भाषा। और यूनानी भाषा कौन सी होती है? यूनान देश के अंदर बोले जाने वाली भाषा को हम यूनानी बोलते हैं। सर ये यूनान देश कौन सा है? जिसकी राजधानी एथेंस है, जहां पर आज से 776 ईसा पूर्व सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर खेले जाने वाले बड़े और पुराने खेल ओलंपिक खेलों का पहली बार आयोजन हुआ था। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार एक पर्वत के ऊपर हुआ था, उसे हम ओलंपिया पर्वत बोलते हैं। ये ओलंपिया पर्वत एथेंस के नजदीक बच्चों पर्वत है, और ये एथेंस शहर जो राजधानी है कौन से देश की? यूनान की। तो यूनान में रहने वाले लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसे यूनानी बोलते हैं, ग्रीक बोलते हैं, और ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है ये ज्योग्राफी। बच्चों ग्रीक भाषा के दो शब्दों से ये मिलकर बना, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से ये मिलकर बना है। तो यूनान देश की पहचान हो चुकी है, जहां पर सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, है ना। तो सबसे पहले ओलंपिक खेल ओलंपिया पर्वत पे खेले गए थे। फिर आधुनिक ओलंपिक खेलों की मैं बात करूं तो 1896 के अंदर एथेंस के अंदर खेले गए थे। बच्चों ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया से। तो जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है ये ज्योग्राफी शब्द। आपसे कोई पूछ ले कि इस ग्राफिया का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि किसी भी चीज के बारे में बताना। और किसी भी चीज के बारे में बताना क्या कहलाता है? वर्णन करना कहलाता है।
मेरे दोस्त यदि ग्राफिया का मतलब वर्णन करना है तो ये वर्णन किसका करेगा, आगे वाले शब्द का। और आगे वाला शब्द क्या है, जियो है बच्चों, और जियो का मतलब होता है भू। और जहां पर भी भू शब्द जुड़े समझ लेना बच्चों किसका जिक्र हो रहा है, पृथ्वी का। जैसे भूकंप आप पढ़ते हो तो भू का मतलब पृथ्वी है, कंप का मतलब कांपना है। पृथ्वी का कांपना ही तो भूकंप कहलाता है। तो कहीं पर भी भू शब्द आए तो उसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ग्राफिया का मतलब क्या होगा, वर्णन करना। और आपसे कोई पूछ ले कि ये जो ज्योग्राफी वर्ड है इसका अर्थ क्या होगा, तो सारे के सारे बच्चे आराम से बता देंगे कि इसका अर्थ होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ। एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ यानी कि हम बोल सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ मेरे दोस्त पृथ्वी का वर्णन करना कहलाता है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, आपका ज्योग्राफी कहलाता है। तो ज्योग्राफी में हम खास तौर पे चर्चा करेंगे पृथ्वी की। और पृथ्वी के ऊपर किसी भी वस्तु को मेरे दोस्त यदि आप ढूंढोगे तो वो या तो जमीन पे मिलेगी या वो जल में मिलेगी, या तो वो सतल पे मिलेगी या वो जल में मिलेगी। बच्चों पृथ्वी के ऊपर किसी भी वस्तु के बने रहने के लिए कोई तीसरा स्थान है ही नहीं। तो कोई भी चीज चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, यदि आप उसको धरती के ऊपर कहीं पर भी ढूंढोगे तो वो या तो आपको मिलेगी जल में या बच्चों वो मिलेगी आपको जमीन पे। कोई तीसरा स्थान, कोई तीसरा सेगमेंट किसी सजीव और निर्जीव के बने रहने के लिए आज तक पृथ्वी के ऊपर बना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में उड़ेंगे पक्षी कि सर फिर पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो धरती के ऊपर कभी उड़ा नहीं जा सकता बच्चों। धरती के ऊपर या तो चला जा सकता है या धरती के ऊपर डूबा जा सकता है। चलने के लिए जमीन है, डूबने के लिए पानी है, तो फिर उड़ने के लिए क्या है, उड़ने के लिए है पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैस, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। क्या बोलते हैं, वायुमंडल। तो हमेशा उड़ा जाता है वायुमंडल में, चाहे मैं पक्षियों के उड़ने की बात करूं चाहे मैं वायुयान के उड़ने की बात करूं। तो धरती के ऊपर कभी उड़ा नहीं जा सकता, या चला जा सकता है या डूबा जा सकता है। तो पृथ्वी के ऊपर एक तो हम स्थल के बारे में बात करेंगे, एक हम जल के बारे में बात करेंगे, एक पृथ्वी की गहराई में उतर के हम बात करेंगे। और पृथ्वी के बारे में ये तमाम बातें बच्चों डिस्कस करना ही आपका क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाएगा। साथ ही साथ हम पृथ्वी को तो अच्छे से पढ़ेंगे, बल्कि पृथ्वी का संबंध सामने वाली किसी भी चीज के साथ बनता पाया गया उस चीज को भी बच्चों हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। जैसे पृथ्वी का सबसे तगड़ा संबंध किसके साथ बनता है, सूर्य के साथ, क्योंकि पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर ही तो एक चक्कर पूरा करती है। जब एक चक्कर पूरा करती है तो उसे हम एक वर्ष बोलते हैं बच्चों। एक वर्ष के अंदर ही हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। और साथ ही साथ सूर्य ही बच्चों पृथ्वी को क्या देता है, एनर्जी देता है, प्रकाश देता है। यदि सूर्य हमारी पृथ्वी के साथ संबंध तोड़ ले, नाता तोड़ ले, तो हमारी पृथ्वी के ऊपर अंधेरा छा जाएगा। तो मेरे दोस्त हमारी जो पृथ्वी है उसका सबसे तगड़ा जो संबंध है, सबसे मजबूत जो संबंध है वो सूर्य के साथ है। और यदि सूर्य हमारी पृथ्वी के साथ संबंध तोड़ लेगा तो पृथ्वी के ऊपर जीना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकाश है, जो एनर्जी है, वो किससे आती है मेरे दोस्त, वो सूर्य से आती है, ठीक है। तो इन तमाम बातों के बारे में चर्चा करना ही आपका क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा, ठीक है। मेरे दोस्त जब भी हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी को पढ़ेंगे तो पृथ्वी के ऊपर मेरे दोस्त सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा, पृथ्वी के ऊपर या तो सतल भाग पढ़ा जाएगा या जल वाला भाग। या तो हम पृथ्वी के ऊपर जमीन को डिस्कस करेंगे जिसको हम लैंड बोलेंगे, या पृथ्वी के ऊपर मेरे दोस्त हम जल को डिस्कस करेंगे जिसको हम वाटर बोलेंगे। और आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी के ऊपर जमीन तो है कम, 29% है बच्चों, और जल कितना है, 71% है, 71% है। और इस 29% जमीन को हमने बच्चों तोड़ रखा है कितने महाद्वीपों में, 7 महाद्वीपों में। और इस जल को बच्चों हम डिस्कस करते हैं कितने महासागरों में, 5 महासागरों में, 5 महासागरों में, ठीक है। तो कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। और मेरे दोस्त कितने ओशियन हैं, तो आप बोलेंगे 5 ओशियन हैं, ठीक है, 5 महासागर हैं। तो पृथ्वी के ऊपर हम स्थल और जल भाग को यदि दर्शाते हैं तो बच्चों हम सहायता किसकी लेते हैं, हम सहायता लेते हैं सर मैप की, मानचित्र की, ठीक है। और कौन सा मैप, वर्ल्ड मैप,
ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी का सबसे पहला जो मानचित्र बनाया था वो किसने बनाया था, मेरे दोस्त सबसे पहला जो मानचित्र बनाया था पृथ्वी का वो बनाया था अनेक्जीमेंडर ने। किसने? अनेक्जीमेंडर ने। मेरे दोस्त अनेक्जीमेंडर कहाँ का रहने वाला था? ये एक ग्रीक स्कॉलर था, यूनानी विद्वान था, और इसी ने सबसे पहले पृथ्वी का जब मानचित्र बनाया तो लोगों ने इसको बोल दिया फादर ऑफ मैप। पृथ्वी के ऊपर जमीन और पानी को दर्शाने के लिए बच्चों अपने को मानचित्र की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बनाया था मानचित्र उसको हम क्या बोल देंगे? फादर ऑफ मैप बोल देंगे। लेकिन मैप से हम बच्चों सथल और जल वाले भाग को तो देख पाए, लेकिन हमारी पृथ्वी को अच्छे तरीके से हम नहीं समझ पाए, क्योंकि पृथ्वी को अच्छे से समझना है तो हमें पृथ्वी के जैसी ही कोई ना कोई वस्तु बनानी पड़ेगी। अब मानचित्र के जैसी थोड़ी है हमारी पृथ्वी, मानचित्र तो आपका रेक्टेंगल शेप में है, आयत के शेप में है, लेकिन हमारी पृथ्वी की आकृति तो कैसी है? जियोड है मेरे दोस्त। तो हमारी पृथ्वी को अच्छे से समझना है तो हम मानचित्र से अच्छे से नहीं समझ पाए, और पृथ्वी को अच्छे से समझाने के लिए फिर मेरे दोस्त बनाया गया ग्लोब। तो ये आप लोगों को जो दिखाई देगा इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। तो जब भी पृथ्वी का जिक्र होगा तो मेरे दोस्त या तो हम उसको ग्लोब से अच्छे से समझेंगे, या पृथ्वी के ऊपर जो सतल और जल वाला भाग है उसको हम मैप से अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बच्चों पृथ्वी के ऊपर सतल और जल के लिए मानचित्र, और पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए ग्लोब की सहायता ली जाती है। और पृथ्वी के जैसा दिखने वाला मेरे दोस्त ये डमी जिसको हम ग्लोब बोल रहे हैं, ये बनाने का काम किया था किसने? मार्टिन बैहम ने। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई पृथ्वी का पहला ग्लोब किसने बनाया था, तो आप बोलेंगे मार्टिन बैहम ने। और मार्टिन बैहम ने यदि ग्लोब बनाया है तो इसको हम क्या बोल देंगे? ग्लोब के पिता बोल देंगे, फादर ऑफ ग्लोब, ग्लोब के पिता। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि ये भाई ये पृथ्वी का जो पहला ग्लोब है ना ये कब बना था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का पहला ग्लोब 1492 के अंदर बना था बच्चों, जब अमेरिका और वेस्ट इंडीज की भी खोज हुई थी। तो जिस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज की खोज हुई उसी साल मेरे दोस्त जर्मनी के रहने वाले मार्टिन बैहम ने पृथ्वी के जैसी ही एक डमी बनाई, और पृथ्वी के जैसी बनाई गई इस डमी की जो आकृति है मेरे दोस्त वो सेब के जैसी थी। तो आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी का जो पहला ग्लोब है वो किस तरीके से दिखाई देता था, तो आपको बोलना है सेब के जैसा मेरे दोस्त दिखाई देता था। कैसा दिखाई देता था? सेब के जैसा दिखाई देता था। ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के बारे में बेसिक सी बातें हैं। अब हम चर्चा करेंगे अपने इंडियन ज्योग्राफी के बच्चों। तो इंडियन ज्योग्राफी को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। बच्चों यदि भूगोल का पिता हम पढ़ते हैं हिकेटियस और इरेटोस्थनीज को, तो इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति को हम भारतीय भूगोल का पिता बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय भूगोल का पिता, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो बच्चों आप बोलेंगे जेम्स रेनेल को कहा जाता है। सर कौन था ये जेम्स रेनेल? बच्चों ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसने सबसे पहले भारत की जमीनों के बारे में स्टडी की, और इसने सबसे पहले बच्चों बंगाल अक्षेत्र को पढ़ने का काम किया। बंगाल का ही मानचित्र इसने सबसे पहले बनाने का काम किया था, इसीलिए इसे बोला गया फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल का पिता। कौन होगा? जेम्स रेनेल होगा, जेम्स रेनेल होगा। बच्चों आपने भारत का मैप देखा होगा बहुत अच्छे से, और आपसे कोई पूछ ले कि भारत का जो मैप है, ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि ये जो भारत है अपना, इस भारत की जो आकृति है, शेप है, वो कैसी है?
आपसे कोई पूछ ले कि भारत की आकृति कैसी है, तो आपको बोलना है कि भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति मेरे दोस्त कैसी है? चतुष्कोणीय है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा गया कि बताइएगा भारत की आकृति कैसी है, तो आप बोलेंगे क्वाड्रेंगुलर या चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय है, ठीक है मेरे दोस्त। जिस भारत को हम पढ़ रहे हैं, अपना ये प्यारा सा देश भारत, इस भारत को भारत से पहले किस नाम से पुकारा जाता था? भारत के प्राचीन नाम क्या थे, और साथ ही साथ वो नाम किसके ऊपर रखे गए थे? अपने भारत के प्राचीन नामों का नामकरण। आप सभी जानते होंगे कि बच्चों, हम अपने देश को भारत जो बोलते हैं वो किस कारण बोलते हैं। अपने देश के जो प्राचीन नाम रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक तो अपने देश को भारत बोला जाता है। भारत के साथ साथ मेरे दोस्त, हम जब क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं तो हमेशा हम नारे लगाते हैं, इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अपने को इंडिया बोला गया। अपने भारत को हिंदुस्तान मेरे दोस्त बोला गया। अपने भारत को आर्यावर्त बोला गया। और आर्यावर्त से भी पहले अपने देश का जो नाम रहा बच्चों, वो क्या रहा? जम्बू द्वीप रहा। क्या रहा? जम्बू द्वीप रहा, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले कि अपने देश का नाम जो भारत है वो किसके नाम पे रखा गया है, तो सभी को पता होना चाहिए कि अपने देश का नाम है भारत। वो भरत नाम का कोई राजा हुआ आर्यवंशी, और इसी भरत नामक राजा के नाम पर अपने देश का नाम पड़ा मेरे दोस्त भारत। क्या पड़ा? भारत, ठीक है। बच्चों, जो हम इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं, जो हम इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं, तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि ये जो इंडिया शब्द है ना, ये कौन सी भाषा से लिया गया है? तो मेरे दोस्त, ये आपको इंग्लिश का शब्द जरूर लगेगा, लेकिन आपको बोलना है कि ये जो इंडिया शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से ही सर इसको लिया गया है। बच्चों, यूनानी भाषा से लिया गया है, तो आपसे कोई पूछ ले कि अपने देश को इंडिया सबसे पहले कहाँ के लोगों ने बोला था, तो अपने देश को इंडिया सबसे पहले यूनान के लोगों ने बोला था। तो ये जो नाम दिया है बच्चों, ये यूनान वासियों की देन है। यूनान वासियों की देन है। अब यूनान वासियों ने क्या डायरेक्ट बच्चों इस देश को इंडिया बोल दिया था? नहीं। इस देश से गुजरने वाली एक नदी, इस देश से गुजरने वाली एक नदी बच्चों, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंडस रिवर बोलेंगे। इस देश से गुजरने वाली सिंधु नदी को बच्चों यूनान के लोगों ने सबसे पहले बोला था इंडस रिवर। और इस इंडस रिवर के कारण अपने देश का नाम इंडस से क्या पड़ा? इंडिया पड़ा बच्चों। क्या पड़ा? इंडिया। क्योंकि सिंधु नदी जो है ये ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा बार जिस नदी का उल्लेख, जिस नदी का वर्णन हुआ, वो नदी कौन सी है? सिंधु नदी है, जिसको बच्चों इंडस नाम से यूनान के लोगों ने पुकारा, और उसी इंडस से अपना देश क्या कहलाया? इंडिया कहलाया, ठीक है। बच्चों, हम बात करेंगे तो इस इंडस रिवर को मेरे दोस्त हिंदू नदी से पुकारा ईरान के लोगों ने। इंडस नदी को या सिंधु नदी को ईरानियों के द्वारा, ईरान आप सभी जानते हैं एशिया महाद्वीप का ही देश है ईरान, ठीक है। अभी पीछे आप लोगों ने सुना भी होगा कि इजराइल और ईरान के बीच मेरे दोस्त आपस में क्या हुआ था? अटैक हुआ था, है ना। तो इन ईरानियों के द्वारा सिंधु नदी को क्या बोला गया? हिंदू नदी। और हिंदू नदी के कारण अपना देश क्या कहलाया? हिंदुस्तान कहलाया। तो आपसे कोई पूछ ले कि हिंदुस्तान जो शब्द अपने देश को मिला है,
बच्चों ये कहाँ के लोगों ने पुकारा है? ईरानियों ने। तो ईरानियों के द्वारा मेरे दोस्त अपने देश को क्या बोला गया? हिंदुस्तान बोला गया। क्या बोला गया? हिंदुस्तान। अपने भारत का एक प्राचीन नाम आप आर्यावर्त भी पढ़ते हैं। आर्यावर्त का मतलब क्या है? जहां पर आर्य लोगों ने निवास किया। और ये आर्य लोग आए थे बच्चों मध्य एशिया से। तो मैक्स मुलर नाम का एक विद्वान है जिसने बताया कि ये मध्य एशिया के अंदर निवास किया करते थे और मध्य एशिया से ये खैबर दर्रे को पार करते हुए अपने क्षेत्र में आए और अपने क्षेत्र में मेरे दोस्त इन्होंने लंबा समय बिताया और अपने क्षेत्र की चारों दिशाओं में इन्होंने अपनी सभ्यता का प्रचार और प्रसार किया। और जिस जिस क्षेत्र में ये आर्य लोग फैले बच्चों, बाद में उन्होंने अपने वंश के नाम पर इस क्षेत्र को क्या बोल दिया? आर्यावर्त बोल दिया। तो आर्यावर्त जो नाम पड़ा अपने देश का, जो एक प्राचीन नाम है, वो आर्य लोगों के कारण। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। तो आर्य लोगों के द्वारा अपने वंश के नाम पर क्या नाम दे दिया गया? आर्यावर्त नाम दे दिया गया। मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि आर्य लोग कौन सी जमीन पे आए थे, तो आपको बोलना है जम्बू द्वीप के ऊपर आए थे। कौन से द्वीप के ऊपर आए थे? जम्बू द्वीप के ऊपर। ठीक है, हम बात करेंगे प्राचीन ग्रंथों में मेरे दोस्त अपने भारत को जम्बू द्वीप के नाम से भी क्या है? पुकारा गया है। जम्बू द्वीप के नाम से भी पुकारा गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जम्बू द्वीप अपने देश को कौन से काल के अंदर पुकारा गया, तो आप बोलेंगे बौद्ध काल के अंदर। तो बौद्ध काल के अंदर मेरे दोस्त अपने देश को जम्बू के नाम से ही पुकारा जाता था। और ये जम्बू है क्या? जम्बू कुछ नहीं है मेरे दोस्त। जम्बू का मतलब होता है जामुन। और जामुन का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। और इस धरती के ऊपर पहले जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा थे। और जामुन के पेड़ों की अधिकता के कारण मेरे दोस्त इस क्षेत्र का नाम, जिसे आज हम भारत बोलते हैं, क्या पड़ा? जम्बू पड़ा। क्या पड़ा? जम्बू पड़ा। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप करके मेरे को बताएंगे। ठीक है ना? ठीक है भाई। तो बौद्ध काल के अंदर किस नाम से पुकारा गया है? जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे फिर। बच्चों हम अपने देश की यदि लोकेशन के बारे में बात करें, स्थिति के बारे में बात करें, लोकेशन के बारे में बात करें, स्थिति के बारे में बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी, बच्चों ये हमारी क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है। ठीक है, यदि ये हमारी अर्थ है और मैं आपसे पूछूं कि हमें हमारी पृथ्वी के दो बराबर भाग करने हैं, हमें हमारी पृथ्वी के क्या करने हैं? दो बराबर भाग करने हैं। तो बच्चों आप क्या करोगे? सर हम इस पृथ्वी के बीचों बीच चाकू चला देंगे। बच्चों जब हम पृथ्वी के बीचों बीच चाकू चलाएंगे तो इस पृथ्वी के दो बराबर भाग हो जाएंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे जो पृथ्वी के बीचों बीच इस तरीके से चाकू चला देंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चों वर्टिकल तरीके से चाकू चला देंगे। तो कोई भी बच्चा यदि इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटना चाहता है तो उसको या तो हॉरिजॉन्टल तरीके से बच्चों इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, या हम वर्टिकल तरीके से चाकू से मेरे दोस्त इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में काट देंगे, बांट देंगे। ठीक है, जब बच्चों हम हॉरिजॉन्टल तरीके से किसी भी चीज के ऊपर वार करते हैं बच्चों, इसे कहा जाता है अक्षांश, इसे कहा जाता है लैटिट्यूड। ग्लोब और मानचित्र के ऊपर जो भी आप पैरेलल लाइनें देखेंगे, जो बच्चों पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ आपको जाती हुई नजर आएंगे, उन सभी को लैटिट्यूड कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। और ग्लोब और मानचित्र के ऊपर
जितनी भी वर्टिकल लाइन आप देखेंगे जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हुई आपको नजर आएंगी, इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। क्या बोलेंगे? देशांतर। जब हमने पृथ्वी को इस तरीके से दो बराबर भागों में बांटा, जब हमने हॉरिजेंटल तरीके से मेरे दोस्त पृथ्वी को काटकर दो बराबर भागों में बांटा, तो इस पृथ्वी के दो क्या बने? भाग बने। ऊपर वाला जो भाग है बच्चों, ये क्या कहलाया? उत्तरी गोलार्ध। इसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। और ये नीचे वाला जो भाग है बच्चों, ये क्या कहलाया? साउदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। पहले पृथ्वी जो एक गोला थी उसको दो बराबर भागों में बांटा तो वो दो गोलार्धों में बटी। ठीक है। एक कहलाया उत्तरी गोलार्ध, एक कहलाया दक्षिणी गोलार्ध। जब हमने वर्टिकल तरीके से बच्चों पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, तो एक गोलार्ध अब राइट हैंड साइड में आया, इसको हमने बोल दिया पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर गोलार्ध को हम हेमिस्फेयर बोलेंगे बच्चों। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड का जो गोलार्ध होगा, इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर, पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बोल देंगे सर? हम इसे पश्चिमी गोलार्ध बोल देंगे। ठीक है। तो बच्चों हम पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटते हैं, लेकिन यदि हॉरिजेंटल तरीके से काटेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध बनेंगे, वर्टिकल तरीके से काटेंगे तो बच्चों दो गोलार्ध बनेंगे, पूर्वी और पश्चिमी। अब हम अपने देश भारत को देखें तो अपना देश भारत आपको यहां नजर आएगा। ये अपना देश भारत है बच्चों। यदि पृथ्वी के ऊपर अपना देश भारत यहां पर है, तो हम पृथ्वी को कैसे भी काटें, भारत थोड़ी हिलेगा बच्चों। भारत तो कहां होगा? यहीं पर होगा। ठीक है। तो भारत तो पृथ्वी के ऊपर यहीं पे रहेगा। जब हम ऐसे काटेंगे तो ये ऊपर की तरफ होगा, और जब हम ऐसे काटेंगे तो ये राइट हैंड साइड की तरफ होगा। बच्चों स्थिति जब भी हम किसी चीज की देखते हैं ना पृथ्वी के ऊपर, तो हमेशा दो तरीके से निकाली जाती है। एक स्थिति को हम बोलते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति। ठीक है। और एक स्थिति होगी बच्चों लॉन्गिट्यूड के अंदर, यानी कि देशांतरीय स्थिति। तो कोई आपसे पूछ ले कि बताइएगा पृथ्वी के ऊपर भारत की अक्षांशीय स्थिति, जब हमसे कोई अक्षांशीय स्थिति बोलेगा तो मेरे दोस्त हम अक्षांश के अंदर पृथ्वी को काटेंगे हॉरिजेंटल जाके, तो अपना भारत कौन से गोलार्ध में होगा सर? उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध में होगा। लेकिन वो आपसे अक्षांशीय स्थिति ना पूछकर देशांतरीय स्थिति पूछ ले, तो मेरे दोस्त देशांतरों में अपना भारत पृथ्वी के ऊपर कौन से गोलार्ध में होगा? पूर्वी गोलार्ध में। और यदि सामने वाला आपसे पूछ ले कि बताइएगा पृथ्वी के ऊपर भारत की स्थिति क्या है, तो आपको एक गोलार्ध का नाम नहीं लेना बच्चों, बल्कि दोनों गोलार्धों का नाम लेना है कि भारत उत्तरी व पूर्वी दोनों गोलार्धों में स्थित है। उत्तरी व पूर्वी दोनों गोलार्धों के अंदर मेरे दोस्त अपना देश भारत जो है वो स्थित है। ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हुई? ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों? इंग्लिश के अंदर अब मान के चलेगा इतनी इंग्लिश तो आपकी अच्छी होगी ना, या तो आपको ये ना पता हो कि पूरो क्या होता है, आपको पूरो का भी नहीं पता। क्या बात है, इंग्लैंड से मेरे दोस्त बसे हुए हैं हम क्या? हमारे पूर्वज इंग्लैंड से थे क्या फ्रांस से थे? भाई साहब ये तो सिर्फ नाउन है, संज्ञा है, जैसा लिखा सेम आपको ऐसा ही। ठीक है। गोलार्ध को हम क्या बोलेंगे? हेमिस्फेयर बोलेंगे। ये लो इंग्लिश में ईस्टर्न हेमिस्फेयर। कमाल कर दिया भाई तुम लोगों ने तो। ठीक है। हाँ ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा ये। ठीक है। सारा इंग्लिश में कर देंगे। और बताओ, मेरे को क्या पता था कि भाई सारे के सारे इतने खतरनाक हैं इंग्लिश में। ठीक है। चलेगा, सारा का सारा इंग्लिश में ही बता के चलेंगे। हाँ ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं यार, इसमें तो इंग्लिश का कोई है ही नहीं।
ठीक है, कोई मुश्किल वर्ड थोड़ी है ये तो, अपने आम बोल चाल के शब्द है। जैसे जम्बू है, जम्बू को जम्बू ही लिखेंगे, अब जम्बू की इंग्लिश क्या होगी? हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही लिखेंगे। ठीक है। चलेगा, बड़े शानदार बच्चों। बच्चों स्थिति के बाद हम बात करेंगे यहां विस्तार की, यानी कि एक्सपेंशन की। स्थिति के बाद हम चर्चा करेंगे विस्तार की। विस्तार का मतलब क्या होता है? विस्तार का मतलब है कि अपना देश जो भारत है ना, वो चारों दिशाओं में कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? विस्तार बोलेंगे। तो कोई भी जमीन चार दिशाओं में फैली होती है, चार दिशाओं में वो कहां से लेकर कहां तक फैली हुई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्तार बोलते हैं। ये आपको अपना देश भारत नजर आता होगा मेरे दोस्त। अपने भारत के अंदर यदि हम चार दिशाओं को देखें तो राइट हैंड साइड हमेशा पूर्व होगी, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पश्चिम होगी। बच्चों सिर हमेशा हमारा उत्तर में होता है, पैर हमारे दक्षिण में होते हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं कि राइट हैंड साइड में अपना सबसे लास्ट गांव कौन सा है, तो मेरे दोस्त सबसे लास्ट गांव हमारा राइट हैंड साइड में किबुथु गांव है। और इस किबुथु गांव की जमीन पर बच्चों यदि हम सबसे लास्ट में एक बिंदु लगा देंगे तो इसे हम बोल देंगे किबुथु बिंदु। क्या बोल देंगे इसे? किबुथु बिंदु बोल देंगे। ठीक है। तो बच्चों राइट हैंड साइड के अंदर पूर्व की दिशा में ईस्ट साइड हमारी सबसे लास्ट जमीन जो है वो कौन से गांव की है? किबुथु गांव की। और किबुथु गांव की जमीन पर जाकर मैंने जब लास्ट में एक पॉइंट लगाया तो ये पॉइंट हमें बताता है कि अपना भारत राइट हैंड साइड में इस बिंदु के बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो किबुथु बिंदु हमने निर्धारित किया, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? अंजाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जिला कौन सा होगा बच्चों? डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? अंजाव होगा। और ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट मेरे दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि कौन से प्रदेश में है, तो आप बोलेंगे सर ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इसी पॉइंट को हम बोलेंगे ईस्टर्न पॉइंट। चलो भाई, फिर तुम बोलोगे कि सर इंग्लिश में बता दो। ईस्टर्न पॉइंट। ठीक है ना, ये आपका कौन सा बिंदु होगा? ये आपका पूर्वी बिंदु होगा। एक ऐसा ही बिंदु हमने लेफ्ट हैंड साइड में मेरे दोस्त लगाया, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारी सबसे लास्ट जमीन कौन सी है? ये है। और इसको हम क्या बोलते हैं? गुहार मोती। ये आपका कौन सा पॉइंट होगा? ये हमारा गुहार मोती पॉइंट होगा। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि ये गुहार मोती जो पॉइंट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो गुहार मोती बिंदु है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको बोलना है कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो जिला कौन सा होगा मेरे दोस्त? कच्छ जिला होगा। और राज्य कौन सा होगा? गुजरात होगा। और इसी गुहार मोती पॉइंट को हम बोलेंगे अपने भारत का वेस्टर्न पॉइंट। क्या बोल देंगे? वेस्टर्न पॉइंट। अब हम चलेंगे नॉर्थ की तरफ। बच्चों इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल। और ये इंदिरा कोल नाम का जो पॉइंट है बच्चों ये लद्दाख के अंदर है। ठीक है, लद्दाख। और ये इंदिरा कोल हमने जहां पर पॉइंट लगाया, ये सारी की सारी जमीन पाकिस्तान ने कब्जा कर रखी है। इसको हम पीओके बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पीओके। और पीओके का इंदिरा कोल हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न पॉइंट हो जाएगा। नॉर्दर्न पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। एक एक ऐसा ही पॉइंट हम पैरों की तरफ देखेंगे मेरे दोस्त। ये जो हमारा क्षेत्र है इसका नाम है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी है कौन से राज्य के अंदर? सर तमिलनाडु राज्य के अंदर। ठीक है। और कन्याकुमारी यदि तमिलनाडु राज्य में है तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको पहले केप केमोरिन
के नाम से जाना जाता था बच्चों, केप केमोरिन के नाम से जाना जाता था। बच्चों हम बात करें तो दक्षिण दिशा में क्या हमारी सबसे लास्ट जमीन यही है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे लास्ट जमीन हमारी दक्षिण दिशा में कौन सी होगी? सबसे लास्ट जमीन दक्षिण दिशा में हमारी यहां होगी, और इस गांव का नाम है मेरे दोस्त इंदिरा गांव। और इंदिरा गांव की लास्ट जमीन के ऊपर जब मैं लगाऊंगा पॉइंट, तो ये क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? ये इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। और इस इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था? पिग्मेलियन नाम से। कौन सा पॉइंट? इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट बोल देंगे मेरे दोस्त, इसको हम पार्सन पॉइंट बोल देंगे। कौन सा पॉइंट बोल देंगे? पार्सन पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट ही पैरों की तरफ मेरे दोस्त, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ हमारा सबसे लास्ट बिंदु होगा। तो इस इंदिरा पॉइंट को हम बोलेंगे साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि दक्षिणी बिंदु इसको हम बोलेंगे, साउदर्न पॉइंट बोलेंगे। सर यदि ये साउदर्न पॉइंट है तो ये कौन सा पॉइंट होगा फिर? मेरे दोस्त होगा तो ये भी साउदर्न पॉइंट होगा, तो ये भी दक्षिणी बिंदु, लेकिन ये दक्षिणी बिंदु होगा अपने इस भारत का। और ये भारत हमारा क्या है? ये भारत हमारा मेन इंडिया है, मुख्य भारत है। मुख्य भारत का मतलब होता है वो भारत जिसके बिना काम नहीं चलेगा, जहां पर 28 राज्य बच्चों आपको एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? मुख्य भारत बोलेंगे। तो ये कन्याकुमारी जो होगा ना, ये मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा। साउदर्न पॉइंट ऑफ मेन इंडिया इसे बोलेंगे, मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु मेरे दोस्त हम इसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पॉइंटों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि पूर्वी बिंदु हमारा कौन सा है? किबुथु कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती कौन से राज्य में है? गुजरात में। कौन से जिले में है? कच्छ जिले में। उत्तरी बिंदु कौन सा है बच्चों? इंदिरा कोल है। कौन से क्षेत्र में है? पीओके क्षेत्र में। कौन से केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? लद्दाख का। और बच्चों ये भारत का कौन सा पॉइंट हो जाएगा? नॉर्दर्न पॉइंट हो जाएगा। आपको दक्षिण के अंदर दो बिंदु याद रखने हैं। कन्याकुमारी मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और मुख्य भारत का मतलब है जहां पर 28 राज्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे दोस्त सबसे लास्ट हमारा दक्षिण के अंदर जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट होगा, जिसको पहले पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलेगा। अब हम बात करते हैं विस्तार की। तो बच्चों जैसे हमने स्थिति निकाली दो तरीके से, ऐसे ही हम विस्तार भी दो तरीके से निकालेंगे। ठीक है, एक विस्तार होगा हमारा अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, सर ये अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? बच्चों अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लोब और मानचित्र के ऊपर जो भी आप पैरेलल लाइनें देखते हो, ग्लोब और मानचित्र के ऊपर इस तरीके से मेरे दोस्त जो पैरेलल लाइनें खींची गई हैं, इन पैरेलल लाइनों को ही हम क्या बोलेंगे सर? अक्षांश बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। और अक्षांश हमेशा किससे डिनोट किए जाते हैं? फाई से डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, और देशांतर क्या होगा मेरे दोस्त? देशांतर का मतलब होगा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करेंगी रेखाएं, इन सारी की सारी रेखाओं को हम क्या बोल देंगे? देशांतर बोल देंगे। ये हमारा उत्तरी ध्रुव होगा, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये आपकी क्या है? देशांतर। इनका नाम देशांतर क्यों पड़ा? क्योंकि देशों के बीच ये अंतर स्पष्ट करती हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? देशांतर, या इन्हें हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड हमेशा डिनोट किए जाते हैं लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। ठीक है, जब बच्चों जब पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल खींची गई है, तो इस पृथ्वी के ऊपर अपना देश भारत भी है,
और अपना देश भारत है तो अपने देश से भी मेरे दोस्त ये गुजरती होंगी, बिल्कुल गुजरती होंगी। तो मेरे दोस्त अपने देश से गुजरने वाले सारे के सारे अक्षांशों से अपने को लेना देना नहीं, अपने को लेना देना है एक तो जो इस इंदिरा पॉइंट से अक्षांश गुजरेगा, एक इस कन्याकुमारी से जो अक्षांश गुजरेगा, एक इस इंदिरा कोल से मेरे दोस्त जो अक्षांश गुजरेगा। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर खींचे गए ये अक्षांश हमें बताएंगे कि इस अक्षांश से लेके इस अक्षांश के बीच मेरा जो भारत है वो उत्तर से लेके दक्षिण तक फैला हुआ है, उत्तर से लेके दक्षिण तक फैला हुआ है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार का मतलब है कि हम कौन से दो अक्षांशों के बीच फैले हुए हैं, उसको अक्षांशीय विस्तार कहा जाता है। तो मेरे दोस्त अपने भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपको याद रखना है कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होके 37 डिग्री 6 मिनट तक बच्चों हमारा अक्षांशीय विस्तार है। अब आप बोलोगे कि सर ये 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब क्या है। 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब है मेरे दोस्त कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और 37 डिग्री 6 मिनट का मतलब क्या है, इंदिरा कोल। क्या है, इंदिरा कोल। और इस उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या है कि हमारा जो भारत है वो अक्षांशों के अंदर कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, तो अपना जो अक्षांशीय विस्तार आपको याद रखना है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांश कौन सा होगा मेरे दोस्त, उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार क्या है, मेरे दोस्त भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण का मतलब है कि कोई भी जमीन हमारी छूटनी नहीं चाहिए। और मेरे दोस्त जब भी हम संपूर्ण शब्द का यूज करेंगे, कंप्लीट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, तो मेरे दोस्त अपने को अपना विस्तार कहां से शुरू करना है, इंदिरा कोल से। और इसकी वैल्यू है 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होके 33 डिग्री 6 मिनट। और ये अक्षांश कौन से होंगे, उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश होंगे मेरे दोस्त। तो संपूर्ण शब्द आते ही आपको 8 डिग्री 4 मिनट से नहीं शुरू करना, बल्कि आपको स्टार्ट करना है 6 डिग्री 45 मिनट से। और इसका मतलब है मेरे दोस्त इंदिरा पॉइंट, कि संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार हमारा इंदिरा पॉइंट से शुरू होगा और उत्तर में बच्चों खत्म हो जाएगा अपना भारत, कौन से बिंदु के बाद, इंदिरा कोल के बाद। बात समझ में आई। तो बच्चों इसे हम बोलते हैं अक्षांशीय और संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार। ठीक है ना, ठीक है, चलेगा। बच्चों अब हम बात करेंगे देशांतरों की। तो जिस तरीके से ये देशांतर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिस तरीके से ये देशांतर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अपना भारत कौन से गोलार्ध में है देशांतरों के अंदर, पूर्वी गोलार्ध में। तो ये देशांतर कौन से होंगे, पूर्वी देशांतर होंगे। तो ये पूर्वी देशांतर जो पूर्वी गोलार्ध से गुजरते हैं, हमें सारे के सारे देशांतरों से लेना देना नहीं है, बल्कि अपने को देखने हैं मेरे दोस्त वो देशांतर जो एक तो गुहार मोती गांव को टच करके जाएगा और एक बच्चों किबुथू गांव को टच करके जाएगा। ठीक है बच्चों, अपना भारत इन दो अक्षांशों और इन दो देशांतरों के बीच स्थित है पृथ्वी के ऊपर, और इसी को हम बोलते हैं विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, और अक्षांशीय के साथ साथ एक विस्तार हमारा होगा देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। बच्चों हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तारों की। तो जो गुहार मोती गांव से टच करके जा रहा है देशांतर, उसकी वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट। और किबुथू गांव से जो टच करके निकल रहा है उसकी वैल्यू है 97 डिग्री 25 मिनट। तो बच्चों हम बोलेंगे देशांतरीय विस्तार जो होगा भारत का,
वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट होगा। और हम मेरे दोस्त कौन से देशांतरों में स्थित हैं? सर हम पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित हैं। क्योंकि देशांतरों में हम कौन से गोलार्ध के अंदर थे मेरे दोस्त? तो आप बोलेंगे पूर्वी देशांतरों के बीच। तो इस तरीके से बच्चों आपको पता होना चाहिए अपने भारत के विस्तार के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा, ये हमारा देशांतरीय विस्तार होगा, और ये हमारे चारों दिशाओं के सबसे लास्ट बच्चों जमीनी भाग होंगे। और इन्हीं के बीच आया हुआ है अपने भारत का संपूर्ण एरिया, जिसको हम 32,83,263 वर्ग किलोमीटर पढ़ते हैं। 32,83,263 वर्ग किलोमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मेरे दोस्त, मैं आपको एक सकुट्टी देता हूं और मैं बोलता हूं कि भाई इंदिरा कोल से आपको चलना है और आपको पहुंचना है कन्याकुमारी, वो भी सकुट्टी के ऊपर बैठ के ठीक ठाक। ठीक है, तो मैंने एक सकुट्टी आपको दी जो इंदिरा कोल से बच्चों कन्याकुमारी तक आपको लेके जानी है। जब आपकी सकुट्टी ठीक ठाक वहां पहुंच जाएगी तो आपको समझना है कि हम 3214 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुके होंगे। कितना किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। सर ये 3214 किलोमीटर क्या होगा? ये 3214 किलोमीटर होगा भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। इंग्लिश में हम बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक्सपेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक मेरे दोस्त जो भारत की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और मैं आपको देता हूं फिर दोबारा एक स्कूटी और बोलता हूं कि आपको गुहार मोती से जाना है भाई किबुथू गांव तक। तो गुहार मोती से जब आप किबुथू तक जाओगे तो आपकी जो स्कूटी है बच्चों वो तय कर चुकी होगी कितनी दूरी? 2933 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, और इस 2933 किलोमीटर को हम क्या बोल देंगे? पूर्व से पश्चिम विस्तार बोल देंगे। एक्सपेंशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। सर अर्थ के ऊपर कितने लैटिट्यूड खींचे गए हैं? बेटा लैटिट्यूड की संख्या 181 है और लॉन्गिट्यूड की संख्या 360 है। ठीक है ना? हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, पहले तुम इतना तो पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ, बाकी ये भी हम बात करेंगे कि भाई 181 ही क्यों खींचे गए? 182 भी हो सकते थे, 180 भी हो सकते थे, 181 ही क्यों है अक्षांश? देशांतर 360 ही क्यों है? ठीक है, तो यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई मेरे दोस्त। अब हम बात करते हैं अपने भारत के एरिया की। आपसे कोई पूछ ले कि अपना भारत जो है ना, इसका एरिया कितना है, तो आप सारे के सारे बच्चे बोलेंगे 32,87,263। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। बच्चों ये भारत का क्या है? एरिया है। बिल्कुल है। मैं आपसे पूछूं कि मेरे दोस्त ये जो एरिया है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का तो आप बोलेंगे 2.42। 2.42 है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है ये विश्व? वर्ल्ड का मतलब क्या है? वर्ल्ड का मतलब है बच्चों 29% स्थल भाग। ये पृथ्वी नहीं है। विश्व का मतलब पृथ्वी नहीं होता, विश्व का मतलब होता है जो जमीनी भाग है। 29% जो लैंड पार्ट है हमारा, स्थलीय भाग है, उसी को हम वर्ल्ड बोलते हैं। और बच्चों इसके अंदर यदि हम जल वाले भाग को भी शामिल कर लेंगे उसे हम अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलते हैं। ठीक है ना? समझ में आई बात?
तो विश्व का मतलब यहां पर 29% जमीनी भाग से है। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत, अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन सा स्थान है मेरे दोस्त, 7वां स्थान है। 7वां रैंक है मेरे दोस्त विश्व के अंदर। ठीक है, हम बात करेंगे सबसे बड़ा देश कौन सा है। सबसे बड़ा देश है मेरे दोस्त रशिया, रूस। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। मेरे दोस्त तीसरे नंबर पे याद रखना है आपको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि हम चौथे नंबर पे चर्चा करें तो चौथे नंबर पे आएगा चाइना। ठीक है, पांचवें नंबर पे बात करेंगे बच्चों तो ब्राजील आएगा। छठे नंबर पे हम चर्चा करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और सातवें नंबर पे मेरे दोस्त अपना देश आएगा इंडिया। तो आपसे कोई पूछ ले कि दुनिया के अंदर भारत कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल के आधार पे, तो आप बोलेंगे 7वें स्थान पे आता है। और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मेरे दोस्त लिए हुए है, 2.42% भाग। ठीक है बच्चों, अभी हमने पढ़ा 32, 87, 263। हमारा जो एरिया है, क्षेत्रफल है, हमने पढ़ा 32, 87, 263 स्क्वायर किलोमीटर। मैं आपसे पूछूं कि इस एरिया को हमने जो डिवाइड कर रखा है वो किस में डिवाइड कर रखा है, तो आप बोलेंगे कि सर 32, 87, 263 स्क्वायर किलोमीटर का जो हमारा एरिया है वो स्टेट और यूटी के अंदर डिवाइड है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। एक ऐसा प्रदेश जिसके ऊपर शासन केंद्र सरकार करे उसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। और एक ऐसा क्षेत्र जिसकी खुद की सरकार होती है बच्चों, उसे हम स्टेट बोलते हैं। तो 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर इंडिया का एरिया इसके अंदर डिवाइड हो रखा है सर, डिवाइड हो रखा है 28 तो स्टेट के अंदर, 28 राज्यों के अंदर। और यदि मैं आपसे पूछूं कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आप बोलेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मेरे दोस्त अपने भारत के अंदर जो भौगोलिक इकाइयां हैं वो कितनी हैं, तो यहीं से एक क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि बदल दी जाए कि भारत के अंदर कितनी भौगोलिक इकाइयां हैं, 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो कितनी भौगोलिक इकाइयों में बटा हुआ है, तो 36 भौगोलिक इकाइयों में। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 और 8 कितने होंगे बच्चों, 36। तो भारत के अंदर कितने भौगोलिक इकाइयां हैं, 36 भौगोलिक इकाइयां हैं मेरे दोस्त। ठीक है, 8 राज्य हैं और सॉरी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 क्या हैं, राज्य हैं। ठीक है ना, 28 क्या हैं, राज्य हैं। जम्मू कश्मीर को जब 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और उसके साथ लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बना, तो राज्यों की संख्या 28 हो जाती है। दमन दीव और दादर नागर को मेरे दोस्त जब 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाती है। क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही मेरे दोस्त। और कर्मा
बैच 2.0 में हम ज्योग्राफी को बड़े मजे मजे में पढ़ेंगे, ठीक है। सारी की सारी चीजें मैप के ऊपर कवर करेंगे। आपकी आंखें मेरे दोस्त अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजों को देख के चलेगी, और जब आंखें देख लेती है तो बच्चों उसको कभी भूला नहीं जा सकता। तो हम आंखों से देख के दिमाग के अंदर इन सारी की सारी चीजों को सेट करके चलेंगे डे बाय डे, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, बहुत आसान भाषा में आप लोगों के दिमाग में ये जो ज्योग्राफी आप लोगों को लगता होगा कि इतना बड़ा सब्जेक्ट हम कैसे कर पाएंगे, तो बच्चों आप आंखों से देखते जाना, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि इतना बड़ा सब्जेक्ट था ये, और बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में ये सारी की सारी बातें सेट होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे मेरे दोस्त कल इसी जगह इसी समय कर्मा 2.0 स्पेशल जीडी बैच के अंदर, ठीक है। चलेगा, थैंक यू।